बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसेस उम्मे कुलसूम नफीसा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम सेटल टाउन डिग्री कॉलेज इज़ हियर। हाँ, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए कि ये बुनियादी असूलों पर मुश्तमिल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसके आगे हमारे चैप्टर्स हैं। यानी चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 तक 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आज हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी इतनी क्या इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से इसके ऊपर 7 चैप्टर आपकी बुक में शामिल किए गए हैं। और दूसरी बात ये कि अगरचे कि ये चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन सिलेबस ब्रेकअप के मुताबिक इसको पहले क्यों पढ़ाया जाता है। तो जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने लिविंग थिंग्स पर नज़र दौड़ाएं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हमारा अपनी बॉडी, तो हमारे बाल, हमारे नेल, हमारे खून में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है, इसके अलावा हमारे बॉडी में इंसुलिन जो पाई जाती है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है, वो तमाम के तमाम ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं। और प्रोटीन जो है वो बज़ाते ख़ुद वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम अपनी डाइट पर, अपनी फूड पर नज़र दौड़ाएं तो वो किस पर मुश्तमिल है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, फैट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, क्योंकि उनमें ये तमाम मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं और ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा हमारी फूड, मेडिसिन्स और जो क्लॉथिंग है यानी कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी इससे वो पॉलीमर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलीमर्स पर मुश्तमिल है और वो भी क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह उसके अलावा बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डाइज़ हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा इस तमाम डिस्कशन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कैसे हुआ। इसको आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले 200 साल पहले तकरीबन, यानी तकरीबन 2 सदियां उससे भी पीछे अगर चले जाएं, तो साइंटिस्ट ये जानते तो थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें फ़र्क है इनके ओरिजिन और इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। लेकिन वो ये ख्याल करते थे, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही पाए जा सकते हैं और लिविंग थिंग्स से ही इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इनको हम खुद नहीं बना सकते लेबॉर्ट्री में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वजूद में आई। इसका मतलब ये है वाइटल फोर्स थ्योरी का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक सुपर नेचुरल फोर्स यानी एक मफ़ौकुल फ़ितरत क़ुव्वत का होना ज़रूरी है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि आपका इस इंट्रोडक्शन में से आपकी बुक का जो पेज है, पेज नंबर 118, इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी को हाईलाइट किया हुआ है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का मैंने अभी आपको बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। इनको प्रिपेयर करने के लिए एक सुपर नेचुरल फोर्स का होना ज़रूरी है। लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी एक स्टूडेंट ने, नॉट अ साइंटिस्ट, अ स्टूडेंट, वुलर, फ्रेडरिक वुलर जिसका नाम था। वुलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जबकि वो लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था, और उसने यूरिया, एक कंपाउंड है जो कि मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है, तो उसने यूरिया को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। और कहाँ से प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, अमोनियम साइनेट से, जो कि प्योरली एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि एक मदनियात
ओरिजिन से है, यानी मिनरल ओरिजिन से है। अभी आपको स्क्रीन पर इसका रिएक्शन भी नज़र आ रहा होगा कि अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया प्रिपेयर किया। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन बयान की गई, पहली जो इसकी डेफिनेशन पेश की गई वो ये थी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो बेसिक एलिमेंट था वो कार्बन था। तो जिसकी बिना पर यह कहा गया कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ओल्ड डेफिनेशन थी, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़ुमरे में नहीं आते, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कंसिडर नहीं करते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी नहीं किया जाता क्योंकि ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन से हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसलिए ज़रूरत ये महसूस हुई कि कोई अच्छी डेफिनेशन दी जाए, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत पेश आई। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो है कि वो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें कि ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन होती है और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे अगर किसी कंपाउंड में हो, हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? यानी इनसे अखज़ किए गए, इनसे माखूज़ किए गए। जैसे इसकी मिसाल क्या है? जैसे हाइड्रोकार्बन्स तो हो जाएंगे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके अलावा इसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे? इसके डेरिवेटिव्स होंगे अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इन तमाम की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा और हर जगह पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं हम इनको, इन फीचर्स को, इन खसूसियात को। पहली खसूसियत है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर नेचर का मतलब होता है मखसूस नेचर, एक हट के नेचर। तो कार्बन की ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी बिना पर, जो दूसरों से हट कर है, जिसकी बिना पर कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि उसके ऊपर एक पूरी ब्रांच बन गई केमिस्ट्री की, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वो उसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कार्बन में ये खसूसियत है कि कार्बन के एटम आपस में ही जुड़ जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये लॉन्ग चेन 3 एटम पर भी मुश्तमिल हो सकती है, 2 पर भी, 4 पर भी, 100 पर भी और इवन हज़ारों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। यानी कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन। उसके अलावा ये कार्बन जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसकी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों के, मुख्तलिफ़ साइज़ के और मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स के। नेक्स्ट इसका सेकंड जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, यानी इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनमें आयोनिक बॉन्ड ना होने की वजह से इसके आयोनिक रिएक्शंस नहीं होते। ये भी एक इसकी खूबी है। और ये स्टेबल होते हैं इसी वजह से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, थर्ड पॉइंट इज़ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें आपस में बहुत क्लोज रिजेंबलेंस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होती हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ वो होती हैं जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन उसमें कार्बन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर हम
अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ की बात करें तो अल्कोहल्स में एक कार्बन वाली अल्कोहल होती है, जैसे मेथनॉल, फिर 2 कार्बन वाली एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल। इस तरह से अल्कोहल बहुत सारी अल्कोहल पाई जाती हैं। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर काफ़ी ज़्यादा कार्बन की तादाद हो सकती है उसमें। इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चंद एक सीरीज़ में, होमोलोगस सीरीज़ में, चंद एक ग्रुप्स में आप इजीली सिस्टमेटिकली स्टडी कर लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ देख लें कि जैसे हमारा स्टार्च है, जिसको स्टार्च हम कहते हैं, जिसको निशास्ता कहते हैं। तो स्टार्च जो है उसका फार्मूला है C6H10O5N। एन से मुराद ये है यानी ला तादाद, ला महदूद, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 100 की तादाद में भी हो सकते हैं, 1000 की तादाद में भी हो सकते हैं, यानी चंद 100 से लेकर थाउजेंड्स तक इनकी तादाद हो सकती है। एक सिंगल ये जो यूनिट है C6H10O5 का, ऐसे 100 से लेकर 1000 तक यूनिट इसके हो सकते हैं। प्रोटीन्स को देख लें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, जिस तरह आप देख लें इंसुलिन को देख लें, ठीक है। इसी तरह अगर आप हीमोग्लोबिन को देख लें, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन फिनोमेना है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, 6ठा पॉइंट है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है यानी यील्ड जो है वो बहुत लो होती है, यानी प्रोडक्ट कम मिकदार में बनता है और स्लो रिएक्शन होता है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। तो अगर रिएक्शन करवाएंगे हम तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, जिसमें डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो होते हैं। एक इसके मुकाबले में इसके बरअक्स अगर हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो उसमें आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड्स मोस्टली सॉल्यूशन फॉर्म में लिए जाते हैं, एक्वस फॉर्म में लिए जाते हैं, यानी पानी में। मिसाल के तौर पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाले नमक का रिएक्शन आप करवाते हैं सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही सॉलिड इन नेचर हैं, ऐसे तो रिएक्शन नहीं होगा। आप दोनों को पहले पानी में हल करेंगे, दोनों के सॉल्यूशंस बनाएंगे और जब आप इनको मिक्स करेंगे, यानी जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब आप डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड फॉरन वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के, यानी एट वंस रिएक्शन होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उनके एक्वस सॉल्यूशंस लिए उसमें ऑलरेडी सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर के आइंस अलग थे और नाइट्रेट के आइंस अलग थे, और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम के आइंस अलग थे और क्लोराइड के आइंस अलग थे। जब आपने इनको मिक्स किया तो हुआ क्या? सिर्फ अपोजिट चार्ज वाले आइंस आपस में कंबाइन हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसमें बॉन्ड नहीं टूटे, सिर्फ न्यू बॉन्ड बने हैं और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी अपोजिट चार्जेस की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ। यानी जैसे ही आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। पहले सॉल्यूशन कलरलेस थे लेकिन जैसे ही मिक्स किया तो वाइट क्लाउडी सा सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो बहुत स्लो होते हैं। वजह क्या है? कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ सॉल्युबिलिटी। आपने पढ़ा होगा पहले भी मैट्रिक लेवल पर कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अब लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब क्या है? ये एक यूनिवर्सल रूल है। इसका मतलब है एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों के अंदर हल होती हैं। अब एक जैसी चीज़ों से क्या मुराद है? यानी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हल होंगे, यानी पोलर कंपाउंड्स पोलर के अंदर हल होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर के अंदर हल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर वगैरह इनके अंदर इजीली हल हो जाते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? वो 3 हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नंबर 1 है कोल, फिर है नेचुरल गैस और तीसरे नंबर पर है पेट्रोलियम। सबसे पहले हम देखेंगे कोल। कोल, जिसको हम उर्दू में कोयला कहते हैं। कोयला कैसे बनता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसमें से। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, उसमें जस्ट आपने ये रिएक्शन जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये आपने लिखना है और साथ में आपने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। तो अब हम देखते हैं कोयला कैसे बनता है। ये समझा जाता है, साइंटिस्ट ये सोचते हैं, ख़याल करते हैं, समझते हैं कि जो दरख्त हैं ये सदियों पहले, यानी तकरीबन 500 मिलियन साल पहले ज़मीन के नीचे दब गए। अब ज़मीन के नीचे कैसे दब गए? आपने पढ़ रखा होगा बायो में, इरोजन होता है एक ना, कटाव जिसको कहते हैं। उसमें जैसे आंधियाँ आती हैं, सैलाब आते हैं, उससे आपको पता है जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जब वो नीचे दब जाते हैं ज़मीन के नीचे, तो ज़मीन के नीचे आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर भी है, ज़मीन के नीचे प्रेशर भी है। तो ज़मीन के अंदर दब जाने की वजह से मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से लकड़ी जो है, वुड जो है, वो कन्वर्ट हो जाती है कोयले में। और कोयले की सबसे अच्छी शक्ल जो है उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। तो आपको नज़र आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कोयला बनता है। ये चंद दिनों की बात नहीं है, ये सदियों की बात है कि सदियाँ लगती हैं इस अमल को मुकम्मल होने में। वुड जो है, यानी डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ वगैरह जो उखड़ गए, दब गए ज़मीन के नीचे, वो बैक्टीरिया, क्योंकि ज़मीन के नीचे भी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरिया हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो चेंज हो जाता है पीट में, यानी वुड चेंज हो गई पीट में। पीट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से चेंज हो जाती है लिग्नाइट में। लिग्नाइट मज़ीद प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है बिटुमिनस कोल में, और बिटुमिनस कोल फाइनली एट लास्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, दैट इज़ गुड क्वालिटी कोल। गुड क्वालिटी कोल की क्या खसूसियत होती है कि उसमें मॉइस्चर की, नमी की मिकदार, नमी का तनासुब कम से कम और कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो जो आपने ये स्टेप देखे हैं कोयले की तरफ, स्टेप वाइज आपने देखा कि लकड़ी कोयले में तब्दील होती है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा और उसमें कार्बन के कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और उतना ही वो अच्छी किस्म का कोयला बनता जाएगा। कोयला एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है और इससे बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। अब ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ गया इस जगह पर कि व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन या व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और यूँ भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो कोयले को जब हम हवा की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर कितना, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम कोयले को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है कोक, कोल गैस और कोल तार में। इनको हम कहते हैं, ये इसकी फ्रैक्शंस हैं, यानी ये इसके अज्जा हैं। तो कोयला जो है इसको अगर आप हीट करते हैं, अब डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कार्बोनाइजेशन को कि व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दैट इज़ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ कोक, कोल गैस एंड कोल तार। कोल तार में भी मज़ीद फिर आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसकी जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे फिर मज़ीद हमें अज्जा हासिल होते हैं, मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे क्योंकि ये आपको MCQs में आ सकते हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है कि पाकिस्तान में एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 184 बिलियन टन कोयले के ज़खायर हैं और इसमें से तकरीबन 80% कोयला जो है वो ईंटें बनाने वाले जो भट्टे होते हैं उनमें यूज़ होता है, और इसके अलावा कुछ
जो कोयला है वो हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ यानी घरों में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमारे सिंध कोल अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब है, बलूचिस्तान एंड NWFP यानी नॉर्दर्न एरियाज़ यानी फाटा वाले इलाके, ये लोग भी, इनकी हुकूमतें भी अपनी कोशिश कर रही हैं कि कोयले के ज़खायर दरियाफ़्त किए जाएं और इनको इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एनर्जी हासिल करने का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है पाकिस्तान में। आप सब जानते होंगे कि नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा बड़े ज़खायर, वसी ज़खायर सुई के मकाम से दरियाफ़्त हुए और ये गैस पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है घरों में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सुई गैस। अब नेचुरल गैस जो है किस पर मुश्तमिल होती है? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, यानी वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स पर यह मुश्तमिल होती है। और इसमें जो घरों में हम सुई गैस इस्तेमाल करते हैं इसका ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मीथेन पर मुश्तमिल है, यानी CH4 जिसको हम कहते हैं। 84% घरों में आने वाली सुई गैस में 84% मीथेन होती है, बाकी इसमें और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसके अलावा इसमें सल्फ़र के भी कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक मखसूस स्मेल होती है। अगर घरों में गैस जैसे लीकेज होना शुरू हो जाए तो आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो इसकी वजह से है कि इसमें सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो चूँकि ये सस्ती है, पाकिस्तान में इसके वसीअ ज़खायर हैं, इसलिए ये पावर जनरेशन में भी यूज़ होती है। सीमेंट और फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, उसके अलावा सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर, और बहुत सारे और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा घरों में तो ये यूज़ होती ही है। और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है पेट्रोलियम, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज थे उसका नेक्स्ट हमारा है लास्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या चीज़ है? क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकलता है रॉक्स में से, चट्टानों में से, तो वो एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक सा, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। आपने उर्दू में इसको सुना होगा, खाम तेल कहते हैं। खाम तेल यानी कच्चा तेल, यानी ना खालिस ऑयल, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल क्या होता है कि ये क्रूड ऑयल होता क्या, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल क्या होता है? ये एक ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड है जो कि रॉक्स में से जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल को, तो तब ये ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। फिर उसको हम साफ़ करते हैं। आपने ये भी सुना होगा तेल साफ़ करने के कारखाने। तो तेल साफ़ करने के कारखाने बेसिकली क्या होते हैं? जहाँ पर पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग की जाती है और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी ये जो क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल, ये ऐसे किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हम क्या करते हैं? हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसके बाद ये मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में टूट जाता है और इसकी हर फ्रैक्शन यानी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो मिनरल ऑयल भी इसको कहते हैं। मिनरल ऑयल जब रिफ़ाइंड फॉर्म में हो तो वो पेट्रोलियम कहलाता है, ज़मीन से जब निकलता है तो वो क्रूड ऑयल होता है, जब हम उसको रिफ़ाइन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो ये कहलाता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, आपको टेबल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नेचुरल गैस, व्हाट इज़ पेट्रोलियम ईथर, या राइट डाउन नेम्स एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ये आपको इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक टेबल है, आप इसको देख लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखें तो नेचुरल गैस नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है रेंज, यानी बॉइलिंग पॉइंट
रेंज इसकी कितनी हो सकती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा जिसका खुला हुआ मुंह 20 की तरफ है, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट 20 से कम होगा। कॉम्पोजिशन क्या होगी, CH4 यानी मीथेन से लेकर CH4 CH10 यानी ब्यूटेन तक, मीथेन से ब्यूटेन तक यानी कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक वाले हाइड्रोकार्बन इसमें शामिल हैं। इसके यूजेस क्या हैं, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है और पेट्रोकेमिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, यानी ये फ्रैक्शन हमें किस बॉइलिंग पॉइंट पर हासिल होती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कॉम्पोजिशन क्या होगी इसमें, C5H12 से लेकर C6H14 यानी पेंटेन और हेक्सेन, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम ईथर कहते हैं इसको, और ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा लिग्रोइन और नेफ्था है, ये 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, यानी इस रेंज पर ये हमें हासिल होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है C6H14 से C7H16 यानी हेक्सेन और हेप्टेन। ये सॉल्वेंट के तौर पे और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे, ख़ाम माल के तौर पे इस्तेमाल होता है। गैसोलीन जिसको आप पेट्रोल कहते हैं, जो कि गाड़ियों में, आपके मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में, रिक्शाज़ में, हर जगह पर जो पेट्रोल यूज़ होता है ये वही है, गैसोलीन उसको कहते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज है 40 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड। और C4H10 C13H28 यानी ब्यूटेन से यानी कार्बन नंबर 4 से लेकर कार्बन नंबर 13 तक जो है, यहाँ तक, और ज़्यादातर इसमें कौन से पाए जाते हैं, हेक्सेन और ऑक्टेन यानी कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 8 वाले। ये मोटर फ्यूल के तौर पे ये भी यूज़ होता है। उसके अलावा कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये भी पेट्रोलियम से हासिल होती है। इसमें 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, और इसमें कार्बन नंबर 8 से लेकर कार्बन नंबर 14 तक इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये जो कैरोसिन ऑयल है, आपको पता है ये मिट्टी का तेल जो है ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, हीटिंग फ्यूल के तौर पे। फिर गैस ऑयल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ज़्यादा होता है, यानी 275 से अबव डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रैक्शन हमें हासिल होती है। कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 18 वाले कंपाउंड इसमें शामिल हैं। ये डीजल के तौर पे और हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। आपने डीजल भी सुना होगा, ये जो बड़ी बसें होती हैं, बड़े व्हीकल्स होते हैं, उसमें डीजल इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मशीनों में, मशीनरी में जो ग्रीस हम देते हैं जिसको ग्रीस ऑयल कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं। ये इसलिए दी जाती है कि जब मशीनरी चलती है, मुख्तलिफ़ पुर्ज़े आपस में रगड़ खा के उसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, फ्यूल ज़्यादा लगता है, इस वजह से उसको ग्रीस दी जाती है ताकि फ्रिक्शन ना हो, पुर्ज़े आपस में रगड़ ना खाएं और एनर्जी कम इस्तेमाल हो। तो ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। यूज़ इसका क्या है, लुब्रिकेशन, यानी ये लुब्रिकेशन के तौर पे यूज़ होते हैं। पैराफिन है, पैराफिन ये एक सॉफ्ट वैक्सी मटीरियल है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और ये कार्बन नंबर 23 से लेकर कार्बन नंबर 29 तक के कंपाउंड्स इसमें शामिल हैं। और ये वैक्स प्रोडक्ट्स, ये जिस तरह पेट्रोलियम जेली हम यूज़ करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, वैक्स प्रोडक्ट्स वो इससे बनते हैं। और लास्ट में है एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक, ये सॉलिड है, एस्फाल्ट भी कहते हैं इसको, पिच भी कहते हैं। ये रेजिड्यू है, यानी ये जो बच जाता है लास्ट में फ्रैक्शंस के बाद, सॉलिड मटेरियल लास्ट में जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एस्फाल्ट और पिच, या फिर पेट्रोलियम कोक कहते हैं। ये रूफिंग के लिए यानी छतों के उसके कर ये यूज़ होता है, पेविंग के लिए, फ्यूल के लिए, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ये भी आपको MCQs के लिए आपको बता रही हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 122 पे जो पैराग्राफ है लास्ट पेट्रोलियम वाले टॉपिक का, उसमें बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज़ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे जो मशहूर ऑयल रिफाइनरी है वो है अटक ऑयल रिफाइनरी। आपने भी इसका नाम सुन रखा होगा। ये रावलपिंडी में रावलपिंडी के नज़दीक मोरगा एक मकाम है, वहाँ पर है। और ये तकरीबन 1.25 मिलियन
टन्स ऑयल को साफ़ करने की, खाम तेल को साफ़ करने की सलाहियत रखता है, यानी 1.25 मिलियन टन ऑयल इसमें रिफ़ाइन होता है। सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट कराची, जो कि 2.13 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी रखती हैं। एक और ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम पाक अरब रिफाइनरी है, ये महमूद कोट मुल्तान के नज़दीक एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर नंबर 7 के पहले लेक्चर की वीडियो का इख्तिताम होता है। आप सब उम्मीद करती हूँ कि इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, इसको याद करेंगे और उसके बाद फिर आपसे अगर इसकी असेसमेंट की जाए, टेस्ट लिया जाए, तो आप उसको करने के काबिल हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बुक्स के साथ मोहब्बत करना सीखें और अब इल्म हासिल करने से मोहब्बत करना सीखें। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।